नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में आज राहुल गांधी आक्रामक तेवर में नजर आए। अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हुए आम आदमी की सुनवाई की बात भी कही। विपक्ष पर तीखे हमले किए और विपक्ष ने उनका जवाब भी दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खूब गरजे। आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहे राहुल गांधी ने विपक्ष पर तीखे हमले किए और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के आह्वान का करारा जवाब दिया। जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। अब नए लोग आए हैं, अब नए लोग आए हैं। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयरकट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयरकट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयरकट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयरकट लाए। देखिए, इनके बातों में मत आइए। आप सच्चाई की बात करिए, आप इन लोगों की बात करिए। हमने आपको औजार दिए, हथियार दिए। क्या हथियार है? आरटीआई, लोकपाल बिल है, भोजन का अधिकार है, नरेगा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी ने जहां उन्हें पार्टी में ज्यादा तरजीह देने पर जोर दिया, वहीं चुनावी घोषणा पत्र कार्यकर्ताओं, जनता और एनजीओ से पूछकर बनाने की बात कही। यही नहीं, राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर लोकसभा की 15 सीटों पर आम आदमी की पसंद के उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे। युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, अल्पसंख्यकों से पूछा, उद्योगियों से पूछेंगे, उद्योगपतियों से पूछेंगे, दलित आदिवासियों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे, और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। इससे पहले अपने भाषण में सोनिया गांधी ने विपक्ष, विशेष तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों से देश को खतरा है। विपक्ष का रास्ता हमेशा हिंसा भड़काने वाला रहा है और कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। बीजेपी ने इन तमाम बयानों पर पलटवार किया। जिस तरह के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेता करते रहे हैं, उसका ही उपयोग उन्होंने किया, जबकि खुद सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कांग्रेस को पूरी दुनिया सांप्रदायिक दिखती है। लड़ाई के परिणाम से पहले ही कांग्रेस हार स्वीकार कर रही। हम हारें या जीतें, इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के अधिवेशन में हो रहा है। कोई भी पार्टी जब चुनाव की तैयारी करती है तो हार जैसा अशुभ वर्ड शब्द का उपयोग कम किया जाता है, बल्कि जीत की कामना लोगों के मन में पैदा की जाती है। लेकिन कांग्रेस ने जीत से पहले हार बोल रही है वो पार्टी, और अभी से जैसे उनको रिजल्ट मालूम है, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह दिलाने के लिए कह रहे हैं कि कार्यकर्ता लड़ेगा, तो पहले कौन लड़ता था? इससे पहले अपना भाषण शुरू करने से पहले ही सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाए जाने का कांग्रेस कार्य समिति का फैसला अंतिम है। हालांकि इसके लिए बैठक में खूब नारेबाजी हुई थी। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की कमान सौंपी गई है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब राहुल गांधी का कमेटी की बैठक में दिया गया भाषण कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाएगा, ये बड़ा सवाल है।
कितना जोश भर पाएगा राहुल गांधी का आज का ये भाषण कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार केवल ढींगरा हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव भी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक और वकील अजय जग्गा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव, कैसे देखते हैं आप आज राहुल गांधी के भाषण? देखिए, जो राहुल गांधी के जो भाषण अभी आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने जो आपने सुना, ये भाषण जनरली पिछले 2010 से मैं बिहार चुनाव से देख रहा हूँ इस तरह का भाषण वो दे रहे हैं। बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हुए थे और दोनों जगह कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली थी। और भाषण में एक खींच सी दिख रही है, और वो खींच का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि अब समझ में इनको नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड है। जैसे वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो अब लोगों के इससे बनाएंगे, तो क्या 10 साल 20 साल में मैनिफेस्टो जो आपकी पार्टी के लोग बना रहे थे, जनता से कोई राय नहीं ले रहे थे? कह रहे थे युवाओं को तरजीह देंगे, महिलाओं को तरजीह देंगे, तो क्या अभी तक आपकी ही पार्टी ये सारे सेगमेंट्स को नज़रअंदाज कर रही थी? पहला सवाल तो ये उठ रहा है। सेकेंड, जो भाषण देने का जो अंदाज है, जो कई जगह पे बात उठ रही है कि एंग्री यंगमैन की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश चुनावों के ठीक पहले जब उत्तर प्रदेश की जनसभाओं को ये संबोधित कर रहे थे, तो कभी कुर्ते को चढ़ा रहे थे, कभी कुछ चढ़ा रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी जो अदा थी उसको स्वीकार नहीं किया। एंग्री यंग मैन और उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से उनको हार मिली थी। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेट वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ये जो आ रही है बात कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चुनाव से पहले तो उत्साहित करेंगे। 2 अहम बातें उन्होंने करी, राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल बिल का। लोकपाल बिल 1960 से लंबित था, फिर 1960-65 से लंबित रहते हुए ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार थी। फिर 2004 के बाद भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। फिर ये लोकपाल बिल तब पास हुआ जब आंदोलन बहुत बड़ा चला देश के अंदर एक, और आंदोलन चलने के बाद भी वो पास नहीं हो रहा था। जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आए तो आया। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की जहां तक बात वो इस पर तो वो कह रहे कि कोई दबाव हम पर नहीं था, फिर भी हम लेकर आए, जनता को अधिकार दिया। यही एक बड़ी मिसलीडिंग फैक्ट्स है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो एक बहुत बड़ा जो आंदोलन देश में चलाया गया था, वो यही अरविंद केजरीवाल थे। उनको मैक्स से जो अवार्ड मिला है, हाँ। और वो जो तमाम जो उनको जो कुछ अवार्ड मिले हैं, उसमें ये भी उनका एक प्रमुख एक आंदोलन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें अरुणा राय और अरविंद केजरीवाल इकट्ठे थे। तो एक सिविल सोसाइटी का प्रेशर आरटीआई का पहले से था, ठीक है, आपने उसको लेकिन उसका इतना प्रचार देश भर में नहीं हुआ था, इतना ऐसा नहीं लगा था कि दबाव के नीचे आकर कांग्रेस ने काम किया है। नहीं, दबाव के नीचे आकर, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कोई दबाव नहीं था, लेकिन आप और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बड़ा हथियार साबित हुआ भी है। नहीं, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत हथियार साबित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार के कई मामले भी आए उसके सामने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कारण। लेकिन जो एक अहम बात जो इन्होंने बोली है ना, गैस सिलेंडर की बात बोली उन्होंने, एनर्जी की, आपने 9 से 12 कर दिया। 6 किसने करने के लिए आपको कहा था? पहले 12 था जब की थी। सेकंड, दूसरी बात, आप जब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की सब्सिडी की जब बात होती है, गैस एक एनर्जी है, सिलेंडर एक एनर्जी है। आप एक चीज़ ये बताइए कि एनर्जी की सब्सिडी की जब इस पूरे कंट्री में बात होती है, तो आप जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को तो आप सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। सब्सिडी मीन्स क्या? कोयला भी एक एनर्जी का रूप है, और उस एनर्जी को आपने सस्ते में कॉर्पोरेट हाउसेस को बांट दिया और कोल घोटाला सामने आ गया। लेकिन जब गरीबों को वही एक एनर्जी का जो रूप है, आप गैस देने की बात करते हैं, तो आप 64,000 या 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने के लिए तैयार नहीं है। 2 लाख करोड़ के कोल आवंटन जो है आपने तो दे दिए सस्ते में लोगों को, लेकिन 64 करोड़ की सब्सिडी देने के लिए आप तैयार नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि एक चीज़ और भी है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एनडीए की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये दोनों का इस मामले पे कैरेक्टर सेम है। हाँ। चाहे एनर्जी सब्सिडी हो, चाहे गैस सब्सिडी हो। हालांकि विपक्ष इस अभी ये निशाना साध रहा है। विपक्ष में है। हाँ। अब ये बताइए कि ये जो कोल ब्लॉक आवंटन का जितना बड़ा एनर्जी का सोर्स जो गया सस्ते में, ये एनडीए के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हो गई थी। हाँ। फिर उससे पहले जो एक बात एक और कोई मामला है जिसकी शुरुआत एनडीए के टाइम में ही हो गई थी, जिसको आगे कांग्रेस ने बढ़ाया, ये जो पूरे के पूरा जो मामला था। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सब पूरा का पूरा जो सत्ता की लड़ाई है, आज बड़ा एक दिलचस्प घटना है कि 2 राज्यों में एनर्जी सब्सिडी की बात हो रही है। हरियाणा में दे दिया कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एनर्जी की सब्सिडी, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की एक सांसद दिल्ली की तर्ज पे मूवमेंट चला रहे हैं, संजय निरुपम। तो बात यह है कि आप वो सारे काम करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा, आम जनता का दबाव पड़ा है, और लोकसभा चुनाव भी सर पर है। मैं कह रहा हूं कि वही आम जनता का जब प्रेशर पड़ा, तब आम जनता की बात कर रहे हैं। पहले किया क्यों आपने?
ये सवाल है पहले किया क्यों, सेकंड ये कि आज ही क्यों कर रहे हैं। भाई जब आपको लग रहा था कि बिजली सस्ती मिल सकती है, कुछ सब्सिडी और दी जा सकती है लोगों को, तो आप दे सकते थे। लेकिन ये जब दिल्ली के जब चुनाव में जब फैसला हुआ, उसके बाद जब ये हुआ, तो आज ये करने को मजबूर हुए हैं। आम आदमी की बात, युवा की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी से एक अहम सवाल है, किस युवा को आप टिकट देंगे? भाई किसी कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे को आप टिकट दे देंगे तो उस युवा को टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। तो नहीं आ जाएगा। अगर आप कोई आम युवा को टिकट देते हो। कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने कही है। मैं केवल ढींगरा जी से अब जानना चाहूंगी, कार्यकर्ताओं में क्या जोश आया है जो राहुल गांधी का भाषण, और तमाम सवाल संजीव ने भी उठाए हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल कांग्रेस राहुल गांधी जी के उपाध्यक्ष बनने से और उससे आगे अब लोकसभा के सांसद होने के नाते भी उन्होंने कार्यकर्ताओं में भी और कांग्रेस पार्टी में भी पूरा जोश भरने की बात की है। और ये जो है पूरा ओवरऑल पूरे भारत को ये मैसेज जाएगा, और जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं कहीं भी हैं उनको उत्साहित भी होंगे, और एक नई पीढ़ी जो आ रही है उस नई पीढ़ी को साथ लेकर जो राहुल गांधी ने चलने का जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है। और आज जो उनका जो भाषण था ये पूरा जोशपूर्ण था। पर केवल लगता नहीं कि इसमें देर हो चुकी है, लोकसभा चुनाव अब सर पर हैं, तो इतने कम वक्त में आज जो भाषण आया, आज जो उन्होंने बातें की, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आपने सिलेंडर की राशनिंग आपने खुद ही की, अब उसको बढ़ा भी दिया तो क्या एहसान किया जनता पर। बिजली की बात की, बिजली की दरें आप लोगों ने कल कटौती की है बिजली की दरों में, तो अब बढ़ाई क्यों थी? नहीं देखिए, ऐसा है जो एक पीछे एनटीपीसी से बिजली का रेट पहले ही ज़्यादा आ रहा था, तो उस ज़्यादा रेट आ रहा था तो उसके हिसाब से उसका रेट था। लेकिन जहाँ तक सब्सिडी की बात है, जो जैसे सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं, एक जो सब्सिडी है वो तो एक लोगों को सहूलियत देने के लिए, तो उसको सहूलियत देने में अगर कांग्रेस सरकार ने ये कदम उठाया है, आरटीआई की बात है, कांग्रेस ने कदम उठाया है, दूसरी कोई जितने संगठन में कार्यक्रम इस कार्य हुए हैं इन 10 सालों में, तो राहुल गांधी ने उसी मामले को ज्यादा उठाया है कि हमने ये सारे काम 10 सालों के अंदर ये हमने आरटीआई हो, केवल यही तो विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि आपने उपलब्धियां तो गिना दी, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उस पर कोई जवाब। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। वीर कुमार जी, विपक्ष क्यों ये कह रहा है कि हार मान ली कांग्रेस ने? क्या सिर्फ राहुल गांधी के आज के भाषण से आपको लगता है हार? कहाँ हार दिखाई दे रही है? देखिए, तो जो राहुल जी आज बोले, मुझे उनके भाषण में बहुत हल्कापन नजर आया। वास्तव में कांग्रेस पार्टी के वो सबसे सीनियर कह लीजिए या निर्णायक नेता हैं, और उनको आज अपने भाषण में विकास का मुद्दे पर बोलते, वो दूसरे मुद्दों पर बोलते, महंगाई पर एक शब्द नहीं बोला, भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोला। ये तो उनकी कार्यकर्ताओं की बैठक थी ना, जो भी है अपने कार्यकर्ता को ही फेस करना पड़ता, पब्लिक को, कार्यकर्ता को डोज देते, फीडबैक देते। उपलब्धियां गिना रहे थे कि हम आरटीआई लेके आए, नरेगा चलाई, तमाम उपलब्धियां लोकपाल लेकर आए। जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, वो मेरा अपना अनुमान है कि वो हल्कापन था उनका। विपक्ष पर टिप्पणी करते तो एक गंभीरता से करनी चाहिए थी उनकी। यानी कि माता श्री जी हैं, वो यूपीए चेयरपर्सन रही हैं, निर्णायक मंडली वो रही हैं, उनके पिताश्री यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नानी श्री रहे हैं। किसको कहना चाह रहे थे कि बंद कमरों में सारे निर्णय हुए? किसको कहना चाह रहे थे कि युवाओं के लिए दरवाजे अब खोल रहे हैं? किसने बंद किए थे? तो ये जो सारा है, मैं समझता हूँ कि वो अपने ही पूर्वजों को उनको वो एक प्रकार का लांछन लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सोनिया जी ने टिप्पणी की, ये टिप्पणी नई नहीं है। उन्होंने गुजरात के चुनाव में भी उनको मौत का सौदागर कहा था, और वहाँ की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब दिया। इसलिए राजनीतिक सांप्रदायिक कहा तो शहनवाज हुसैन ने भी जवाब में उन्हें सांप्रदायिक पार्टी ही कहा है। निश्चित वही भाषा थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सोनिया जी ने जब हमारे 4 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए, 8 दिसंबर को सोनिया जी ने ही स्वयं कहा था कि हम समय आने पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। आज वो 16 जनवरी कह रहे कि नहीं, कांग्रेस की परंपरा नहीं है, तो 8 दिसंबर को कहना चाहिए था कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्टेड एमपीज ही पीएम चुनते हैं। तो समय ये नहीं पता था ना कि समय आने पर किस वक्त की बात वो कह रहे हैं। ये शब्द कहने चाहिए थे कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है, इलेक्टेड एमपी चुनते हैं, ये नहीं कहना चाहिए था। वो यही कहते जो आज 16 जनवरी को सोनिया जी ने कही है। इसलिए मैं समझता हूं कि हताशा, निराशा, और जैसे पांडे जी ने भी कहा कि खींच मिटाने वाला सा लगा कि जो रिजल्ट्स हैं और जो नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते, आप देखिए जनार्दन द्विवेदी ने कर प्रेस को ब्रीफ किया, उन्होंने भी ये कहा कि ये सर्वविदित है कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत किसकी है,
और अगर बहुमत मिलेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने भी इंगित किया। तो क्या क्यों नहीं डायरेक्ट कर लेते? क्यों? कारण क्या है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, बुराई सारी मनमोहन जी के गले। और अगर खाद्य सुरक्षा बिल आ गया तो ये सोनिया जी का सोपन था, भूमि अधिग्रहण आ गया तो ये राहुल जी का सोपन था, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गई, प्रधानमंत्री कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सारी एक रणनीति है, मैं समझता हूँ विपक्ष इसको समझता है। देखिए जो यादव जी ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई तथ्य की बात कहाँ है? जो उन्होंने बात कही है, जो अब कल उनका भी बयान आया था, जनार्दन द्विवेदी जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम जो है पिछले पूरे वर्षों का इतिहास रहा है कांग्रेस का, वो अपना कोई भी कैंडिडेट को कोई भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। हम हमारी ये एक परंपरा रही है और उस तरह से हम जो भी आएगा, जब एमपी चुन के आएंगे उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। पिछली बार क्या था, मनमोहन जी के टाइम में परंपरा तो नहीं थी, मनमोहन जी की लीडरशिप में थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम भी परंपरा थी, घोषणा नहीं हुई थी। घोषणा की बात है कि मनमोहन जी के चेहरा पता होता है, लेकिन उस समय भी बात उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाती। उस समय भी जब लोकसभा के एमपी चुन के आए थे तो मनमोहन सिंह जी की घोषणा सोनिया गांधी जी ने खुद की थी। ठीक है अजय जी, आपको क्या लगता है, जैसे वीर कुमार यादव कह रहे हैं कि आप अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा तरजीह देने की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या कार्यकर्ताओं की पहले पूछ नहीं होती थी, या आप ये कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार चुने जाएंगे वो, या घोषणा पत्र जो तैयार होगा वो पूछ कर होगा, तो क्या बिना पूछे होता था? देखिए, एक तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम की बात काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, संजीव जी ने भी करी, सबने करी। इसके बारे में एक जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए, वो आज तक सामने नहीं आए हैं। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये कोई नया एक्ट नहीं है, ये बहुत पुराना एक्ट है। इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था। ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पहले भी था, आज भी है। नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर बनाया गया है, इसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ले रहा है वो तथ्यों के खिलाफ है। हाँ, जो बात इसमें श्रेय लेने की कांग्रेस कह रही है, इसमें बिल्कुल बात ठीक है कि इन्होंने इसका प्रचार अच्छी तरह से, लोगों को पता चला। हाँ, इन्होंने जो प्रचार किया वो बहुत अच्छा किया, जिससे लोगों के अंदर इसकी जानकारी चली गई। तो इनको जो श्रेय इनका है, इनको उसी तक सीमित रखना चाहिए कि इन्होंने उसका प्रचार किया, जिसके लिए जो काम अच्छा किया उसका प्रचार होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये लोग लाए थे या लाई थे, तो ये नहीं, वो जब लेकर आए तो उसका श्रेय तो लेना चाहेंगे ही ना। नहीं, वो लाई नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट लाई है। लेकिन इनकी जब ये सत्ता में, अभी भी काबिज है, जब ये सत्ता में थे तब ये आया, इन्होंने उसका भरपूर प्रचार किया, हिंदुस्तान की जनता को उसका लाभ मिला और आज लाखों करोड़ों लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन्होंने प्रचार किया, लाने का श्रेय शायद बहुत ज्यादा मैं इनको नहीं दे सकता। ठीक। दूसरी बात, राहुल गांधी का भाषण। आज उन्होंने इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। उन्होंने कहा है कि 15 टिकट ऐसे दिए जाएंगे जिसमें हम प्रधानों तक से जो है वो पूछा जाएगा। अब इसके बारे में चर्चा जगह जगह पर उनके भाषण के बाद, राहुल गांधी के भाषण के बाद हो रही है कि मैं समझता हूं कि थोड़ी परिपक्वता उनमें और आ जाएगी। ये 15 जो टिकटें हैं, पहली बात तो ये 3% से कम बैठती हैं। तो एक तो ये कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 15 उम्मीदवारों की बात है, तो इसको हम पॉपुलिस्ट मैयर कह सकते हैं या है, उसमें कोई बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि इस बात को कहने का मतलब ये है कि अगर आप 15 सीट कह रहे हैं तो इसका मतलब 527 में आप नहीं ले रहे ध्यान। इसका मतलब आप 527 में ग्राम प्रधान तक नहीं जाएंगे। तो इसको कहने की जरूरत नहीं थी, मैं ये समझता हूँ। उन्होंने अपना भाषण तैयार किया, उनके बहुत जानकार हैं, उनके कांग्रेस का बहुत, सिर्फ 15 उम्मीदवार बहुत कम है, इतने बड़े आंकड़े में। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि 15 मैं आ रही हूं केवल आपके पास, 15 में ग्राम प्रधान होंगे, 527 में नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इसको बेहतर ढंग से किया जा सकता था। बाकी उनका अपना थिंक टैंक है, लोकतांत्रिक है, राइट उनका अपना। घोषणा पत्र के बारे में भी उन्होंने कहा कि पूछ कर बनाया जाएगा, पहले बंद कमरों में बनता था। उन्होंने खुद ही ये अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया। वो देखिए, जब दिल्ली में सरकार बनी जो अरविंद केजरीवाल की है, उस समय भी राहुल गांधी जी टीवी पर आए और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा कि जी हमें आपसे सीख लेनी चाहिए। तो ये क्या आपसे सीख, आम आदमी पार्टी से सीखने वाली बात थी? ये जो चेंजेस, ये जो बदलाव नजर आ रहा है, क्या इस वजह से आया है क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कोई भी जो तरीका होता है, मेथड होता है
लोगों के बीच जाने का, टिकटें फाइनल करने का, इसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार कहे जी हम लाए हैं तो ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है उनका। हर एक पार्टी के पास स्वतंत्र अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी तो है, शायद कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि कांग्रेस मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक चैनल चला रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि मैंने देखा दूसरे चैनल पे ये बात बढ़िया हो रही है और चैनल उससे तो उसे लिया जा सकता है। तो ये लग रहा है कि कांग्रेस में भी बदलाव की बयार आ रही। हम चर्चा कर रहे थे अजय जी, एक तो घोषणा पत्र को लेकर बात हो रही थी कि क्या घोषणा पत्र पर जो उन्होंने कहा कि अब लोगों से पूछकर बनाएंगे, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किया शायद उसे देखते हुए कांग्रेस में बदलाव आ रहा है। संजीव, लगता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ सीखने की, जैसे उन्होंने कहा था कि सीखना चाहिए, देखिए उसी पर बात हो रही है। पहली बात तो ये कि जो घोषणा पत्र कोई भी राजनीतिक दल जो बनाता है, ये आम जनता से बेशक पूछ के बनाए या ना बनाए, लेकिन उनके पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आम जनता के संपर्क में होते हैं, और घोषणा पत्र में अभी तक के जितने उठा दीजिए वो आम जनता की बात होती है, इसलिए उसमें कोई नई बात नहीं है। हर राजनीतिक दल घोषणा पत्र को आम जनता के मिजाज के हिसाब से ही बनाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब घोषणा पत्र जारी होने के बाद चुनाव हो जाते हैं और चुनाव हो जाने के बाद जब सरकारें बनती है तो क्या वो सरकार वो पूरा कर पाती कि नहीं, पहला बात तो ये। सेकंड, जहाँ तक बात हो रही है ना, एक जो बहुत अहम बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री पद की घोषणा राहुल गांधी की नहीं की, और ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है, तो उसमें मैं दो बातों को जोड़ना चाहता हूँ। एक, उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को इतिहास की जानकारी नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आता था कि वो पूरे विपक्ष को ले रहे थे कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को ले रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी शायद थोड़ा बहुत इतिहास में गलती कर बैठते हैं। पटना में गलत भाषण दे दिया था महाराष्ट्र में, लेकिन सारे विपक्ष को वो अगर घसीट रहे हैं तो गलत है, क्योंकि विपक्ष में बहुत ही शानदार नेता, सिर्फ भाजपा को विपक्ष में न लें, विपक्ष में और तमाम दल हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जिनको इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है और जिन्होंने है मतलब कि हमेशा कांग्रेस विरोध की राजनीति करके अपने अस्तित्व को बचाए रखा। नरेंद्र मोदी लेकिन एक बात बताता हूं कि राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस के लोग ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा कांग्रेस की परंपरा नहीं है, उन्हें कांग्रेस के इतिहास की जानकारी नहीं है। 1952 में कांग्रेस ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उसी पर चुनाव लड़ा। सुनिए, 1952 में भी घोषित किया, 1957 में भी घोषित किया, 1962 में भी घोषित किया। पंडित नेहरू तीनों बार प्रधानमंत्री के पद के घोषित उम्मीदवार थे। फिर उसके बाद 1971 में मिसेस गांधी घोषित उम्मीदवार हुई और 1977 और 80 में भी घोषित उम्मीदवार थी वो प्रधानमंत्री पद के, और 84 में राजीव गांधी अपनी माता की हत्या के बाद घोषित उम्मीदवार थे। 91 में जब चुनाव हो रहे थे तब भी वो घोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। एक चेहरा बनाकर, चेहरा नहीं, घोषित थे उम्मीदवार, चेहरा की तो बात ही नहीं है। ये तो सोनिया जी ने नई एक परंपरा डाली कि चुनाव लड़ा और मनमोहन सिंह को आगे लाया। कांग्रेस में अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद में कोई अंतर नहीं होता। ये तो पहली बार ऐसा हुआ ना कि मनमोहन सिंह गांधी नेहरू परिवार से एक अलग बन गया, या 91 में नरसिम्हा राव आगे आ गए थे। नहीं तो गांधी नेहरू परिवार के बिना कितने प्रधानमंत्री इस देश में बने? गुलजारी लाल नंदा थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उसके बाद ये नरसिम्हा राव हुए और उसके बाद ये मनमोहन सिंह हुए। नहीं तो सत्ता तो गांधी नेहरू परिवार, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री हो तो और मतलब परंपरा की दुहाई देने की जरूरत नहीं है। परंपरा क्या, संसदीय दल में क्या मीटिंग होती है? जनार्दन द्विवेदी भी चुनता है, यही कह रहे थे। जनार्दन द्विवेदी समाजवादी, आपको ये नहीं पता? जनार्दन द्विवेदी जो है पूरा कांग्रेस के इतिहास जानते हैं। कांग्रेस के अंदर जो अभी जो रूल चल रहा है और कांग्रेस के जो एडवाइजर है वो सोशलिस्ट है, जो कभी लोहिया के साथ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे हैं और जयप्रकाश नारायण के साथ। तो क्या ये राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं? जो बदलाव की बात कह रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर उठ रही है कि कांग्रेस को इस समय चला कौन रहा है? 2 संघ के लोग और 3 समाजवादी। मधुसूदन मिस्त्री जो है, कांग्रेस बदल रही है। मधुसूदन मिस्त्री जो राहुल गांधी के जो सबसे नजदीकी सलाहकार है वो संघ परंपरा से आए हुए हैं। मोहन प्रकाश कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली जनरल सेक्रेटरी है, जिनके पास बड़े बड़े स्टेट हैं, वो ताउम्र कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे। जनार्दन द्विवेदी ताउम्र कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे, सोशलिस्ट रहे हैं विचारों से। आप पूरा हिस्ट्री देख लीजिए। अब जो मेरा ये कहना है राहुल कह रहे हैं कि बदलाव की बात, जनार्दन द्विवेदी ने जो बात करी है ना, जनार्दन द्विवेदी को कांग्रेस का इतिहास बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ऐसा नहीं कि जनार्दन द्विवेदी अज्ञानी है, हो सकता है कांग्रेस के कई नेताओं को नहीं मालूम। ऐसा तो नहीं कि जनार्दन द्विवेदी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बदलनी चाहिए, उसमें उनका साथ देने के लिए अब खड़े हुए हैं कि हाँ बदलनी चाहिए। देखिए, ये एक कांग्रेस का बड़ा अच्छा टैक्टिकल मूव है। कांग्रेस ने 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद अगर आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं और लोकसभा के चुनाव परिणाम जैसे कि आशंका है उनके उसमें पक्ष में नहीं आता है, तो ये बहुत ही घातक होगा।
इस परिवार के लिए। इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस में ऐसा होता गया। है कि सत्ता को सलाम होता है, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को सलाम होता है। सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे तो 24 अकबर रोड में सीताराम केसरी जो सबसे कमजोर अध्यक्ष माने जाते थे, जब उनकी चिट्ठी जाती थी तो बाहर कहता था केसरी अध्यक्ष जी का आदेश है, केसरी जी का आदेश है। तो ये हर जगह संतोष की भावना फिर उठने लगेगी। तो इसलिए ये आप मान के चलिए कि ये एक टैक्टिकल मूव है की परंपरा नहीं है, और उस टैक्टिकल मूव में अभी उस टैक्टिकल मूव के तहत इन्होंने घोषणा नहीं करी है। कल को कांग्रेस सत्ता में आती है तो अभी ऐसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। मनमोहन सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अगर कांग्रेस को सत्ता आती है तो राहुल गांधी के अलावा कौन प्रधानमंत्री होगा? जनार्दन द्विवेदी ने कभी दिया, लेकिन जनार्दन द्विवेदी को इतिहास का भी ज्ञान और साथ में बोल दिया कि पता ही आपको। विपक्ष की जिद पर अड़ा है कि आप, हमने तो अपना कप्तान ऐलान कर दिया है, आप नहीं कर रहे हैं, आप हार से डरे हुए हैं। विपक्ष की राजनीति भी समझ लीजिए, विपक्ष की राजनीति उससे अलग रही है। विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके लड़ता रहा है, समझ रहे कि नहीं। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे, ठीक है। ये बीच बीच में जब खिचड़ी बनी है कि चौथे नंबर के देवगौड़ा बन गए, जब झगड़ा हो गया तो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के घोषित उम्मीदवार थे, 2004 में भी विपक्ष के घोषित उम्मीदवार थे, 2009 में एल के आडवाणी घोषित उम्मीदवार थे, अब नरेंद्र मोदी घोषित उम्मीदवार हैं। और कभी कभी बीच बीच में जब बहुत कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स रही है तो घोषित उम्मीदवार विपक्ष का नहीं हो पाया है। और मैं तो समझता हूं कि इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए कि कौन घोषित उम्मीदवार है। बात है कि ये सबको पता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे, और अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो नरेंद्र मोदी होंगे। यही अंतर है कि राहुल गांधी ने टैक्टफुली उसको कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। लेकिन आप बताइए जो वहां पे बात हो रही है, जो राहुल गांधी वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कौन आदमी की हिम्मत है कि राहुल गांधी की बातों को ना करे? बिल्कुल सही है। यानी कि वो जो परंपरा चली आ रही थी कि सर्वो सर्वे मानना है, वो है। चाहे आप कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की भी बात करें। कांग्रेस में एक बार लोकतंत्र बहाली की बहुत कोशिश हुई थी, उस समय हम लोग शायद जन्म नहीं लिए होंगे, 1967 1968 की बात है। थोड़ी बहुत इतिहास की किताबों में देख लेता हूँ। कामराज प्लान था और क्या था, और कई कांग्रेस के नेता बाहर कर दिए गए थे मिसेस गांधी के टाइम में, और उस समय कांग्रेस में डेमोक्रेसी की बहाली की कोशिश की गई। और जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता उसके बाद में देखे, मोहन धरिया दिखे, रामधन दिखे, चंद्रशेखर दिखे, सब पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस से रिवोल्ट करके निकले थे, क्योंकि कहते थे कि कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण कांग्रेसी थे, जयप्रकाश नारायण में कांग्रेस से जब भी ये सारे जो विपक्ष का जो इर्द गिर्द का नारा था, जनसंघ को अगर आप छोड़ दीजिए तो सारा जो विपक्ष अभी जो दिख रहा है कांग्रेस के विरोध में, सोशलिस्ट विपक्ष जो दिख रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा तबका वो था जो कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले थे। उसमें जेपी भी थे, जेपी तो आजादी से पहले कांग्रेस के मेंबर थे, और उसके बाद ये चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री बने कांग्रेस में थे, बीपी सिंह कांग्रेसी रहे बाद में जो 89 में आपको लगता है फिर अब अजय, आपको क्या लगता है अजय जी, ये जो संजीव कह रहे हैं कि ये जो समाजवादी सोच की बात हो रही है, तो क्या कुछ ही नेता हैं उसमें और जो बाकी हैं उनका क्या, वो क्या जो राहुल गांधी की बदलाव वाली बात है उस पर चलेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के अधिवेशन में आज जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की हैं, ये कोई बिना सोची समझी बात नहीं हो सकती। ये अगर वो कहें कि उन्होंने एक्सटेम्पोर बोला वो ठीक है, लेकिन जो एक सोच है और जो उनके भाषण का जो दिशा है वो जो है पूरी सोची समझी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय ये जो चुनाव पीछे आए थे राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली के, तो उसमें उनको शायद ये एक संदेश गया होगा कि अगर वो इस समय उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं तो उनकी इस समय आज की स्थिति ये है कि उनके प्रधानमंत्री आने के जो चांसेस हैं वो जितने होने चाहिए वो उतने नहीं हैं। हाँ। और उन्होंने अपनी एक तरह से अपनी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए, मैं ये समझता हूँ, या आप ये समझ सकते हैं कि कॉमन मैन को इससे क्या संदेश जाएगा, जो थोड़ी बहुत इससे जानकारी रखती है, उनको ये जाएगा कि शायद आज की डेट में उनको नहीं लगता कि राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। लेकिन मैं संजीव जी की बात से सहमत हूँ कि वैसे हर एक व्यक्ति को पता है, यहाँ कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, वो भी इस बात को घोषणा नहीं की केवल जी, पता सबको है। देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी दिलचस्प, एक सेकंड लूंगा, ये राजनीति है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, किन परिस्थितियों में हुए आपने देख लिए। उनको बहुत जल्दी थी, उनको लग रहा था कि सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन भाजपा के अंदर आडवाणी भी नाराज हुए थे। उस समय भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी सपोर्टेज नरेंद्र मोदी को कर रही थी कि अरे भाई अगर अभी सत्ता में आने का हो सकता है, मौका मिल रहा है, कहां से बीच में आ गए खिलाड़ी, हमारा भी चांस लग सकता है। अभी भी भाजपा के अंदर वो गेम चल रहा है कि सर्वसम्मति के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी को जल्दीबाजी थी, लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी को बहुत जल्दीबाजी नहीं है,
क्योंकि वो परिस्थितियां हो सकता है कांग्रेस के अनुकूल नहीं दिख रही, तो उनको लग रहा है ठीक है, हाँ, अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री हाँ, होंगे, नहीं तो जरूरत क्या है। लेकिन भाजपा में दूसरी परिस्थिति थी, भाजपा में 10 ग्रुप काम करते हैं, यहाँ तो एक परिवार के पास है, वहां 10 ग्रुप काम करते हैं, नरेंद्र मोदी को कोई भी सबॉर्टेज कर सकता था, तो नरेंद्र मोदी ने जल्दीबाजी में इतना प्रेशर बिल्ड किया आरएसएस और संघ परिवार पे, क्या ये वजह बनी, घोषित करवा लिया अपने आप। वीर कुमार जी, क्या ये वजह थी कि आप लोगों ने अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया? संजीव जी ने बात कही है, इसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम एक प्रोसेस है, पर उस वक्त भी बखेड़ा हुआ था काफी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा था, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर विचार भी हुआ। लेकिन मोदी जी ही फैसला करेंगे ऐसा नहीं है, बाकायदा पार्टी का एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ बाकायदा चर्चा हुई है और जो निर्णय ठीक होता है संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी के नाते से देश हित में, वो उन्होंने किया है। इसलिए कहीं कोई जदयू आपसे अलग भी हो गई नहीं, वो ठीक है। जेडीयू जिस समय 2002 के दंगे की जो वो चर्चा कर रहे हैं, उस समय तो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, और उन्होंने खुद स्वयं जाकर गुजरात में उनकी तारीफ की थी और उन्होंने ही कहा था कि मोदी जी गुजरात तक सीमित ना रहें, पर अलगाव की वजह भी सब जानते ही हैं। ये एक क्योंकि उनकी अपना अस्तित्व खतरे में कहीं पड़ता हुआ नजर आया उनको, तो आज वो उन्होंने बातें की। वरना नीतीश जी ने ही तो मोदी जी को कहा था कि आप आइए ना आगे, हम आपका स्वागत करते हैं, गुजरात की भूमि में जाकर कहा था, एज रेल मिनिस्टर कहा था। तो ये तो केवल एक राजनीतिक उनकी सोच थी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दम नहीं है। और मोदी जी को जो आगे लाने की बात थी, वो पार्टी का एक्सक्लूसिव यानी कंप्लीट पूरा ही जो निर्णय है वो सामूहिक निर्णय है, ना मोदी जी का व्यक्तिगत निर्णय है, ना किसी को विरोध है, तो इस बात में कोई दम नहीं है। ये ठीक बात है जो संजीव जी ने कही राहुल गांधी जी के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 4 स्टेट्स में 110 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। उस समय उनमें 50 सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, वो घटकर 25 रह गए। कंपैरेटिवली मोदी जी ने भी वहाँ पर 300 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, 142 सिटिंग एमएलए थे, वो 212 पर गए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देखा कि हमारा तुरुप का यही है, और अगर यही अभी फेल हो गया तो कल को कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो एक उनकी स्ट्रेटेजी है। ये थी कि उम्मीदवार नहीं ऐलान किया गया। अंतर क्या है, मुझे ताज्जुब बताइए, अंतर क्या है? जैसे अभी पांडे जी ने कहा, खुद ये भी मेरे मित्र केवल जी भी मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, बगैर सोनिया जी के, बगैर 10 जनपद के पत्ता नहीं हिलता। नहीं देखिए, जब इस बात में मैं रोकना इनको, यादव जी को ये कहना चाहूँगा, जब इनका उम्मीदवार घोषित हो रहा था उस समय खुद आडवाणी जी घर के अंदर रह गए, वो बाहर नहीं आए, फिर उन्होंने बात अपनी उस तरह से कह दी। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि इनके अंदर वो बात नहीं थी? सारी बात थी। उस समय उन्होंने ये बीच में से बैकआउट कर लिया। फिर उन्होंने ये भी आया मीडिया के जरिए कि वो पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, वो सारी बात है। उनका पत्र भी सामने आया था। क्या दिग्विजय सिंह ने बात नहीं कही? क्या ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह ने प्रेस में नहीं कही ये बात कि अगर उनको राहुल जी को अभी पीएम डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? मनीष तिवारी क्या बोल रहे थे? प्रेस में बोल रहे थे कि इनको डिक्लेयर करना चाहिए, दिग्विजय सिंह मना कर रहे थे। जनार्दन प्रेस में जनार्दन द्विवेदी क्या बोल रहे थे? तो ये तो बिल्कुल प्रेस में सारे आए हैं। नहीं, उसमें क्या देखिए, कांग्रेस अब जो प्रचार अभियान की कमान तो वही संभाल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आज जो भाषण दिया केवल जी, मैं ये कह रही थी कि जो राहुल ने आज का भाषण दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और एक नया जोश भरने की कोशिश की। आप लोग कह रहे हैं कि जोश भरा भी है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए, उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, पूछा जाएगा उनसे। क्या पहले नहीं पूछा जाता था? घोषणा पत्र पूछकर बनाया जाता, तो क्या पहले नहीं पूछा जाता था? बिल्कुल पूछा जाता था, पहले भी पूछा जाता था। उन्होंने, राहुल गांधी का जो जोश था वो, ये जो 4 स्टेटों के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस का नंबर कम आया, ये बेसिकली उस वजह से उन्होंने कहा, उस लोगों को जो कुछ निराश भावना थी उसको ऊपर लाने के लिए राहुल गांधी ने ये आज बयान दिया। और इसमें ये नहीं कहा गया कि लास्ट टाइम कैसे था और अब कैसे था। ये बेसिकली जो पब्लिक मूड होता है या एक कार्यकर्ताओं का मूड होता है, उसको ऊपर लाने के लिए बात करी। देखिए, उन्होंने पिछले 9 साल में जो कांग्रेस ने कार्यकाल में अपना कार्य किया, उसमें आरटीआई कांग्रेस लाई, उसमें पंचायती राज में लाए, उसमें नरेगा को लाए, उसमें उन्होंने जितने फूड सिक्योरिटी बिल के लिए बात करी, उन्होंने भोजन का अधिकार के लिए लोगों तक जाने के लिए, आधार कार्ड के लिए उन्होंने बात करी। जो भी उपलब्धियां है, लगता है कि अब जो हालत इस वक्त कांग्रेस की है और जो बन चुका है एक आम आदमी में, जो निराशा या जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, महंगाई की वजह से दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर आई, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, लगता है कि अब जो है
कांग्रेस के पास अब इतना वक्त है कि वो डैमेज कंट्रोल कर सके, बेशक राहुल गांधी इस तरह के भाषण देते रहे और इस तरह से जोशीला आक्रामक रुख अपनाए। नहीं, देखिए उन्होंने यही बात इस उसमें कही कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लाएंगे, इसके लिए हम नीति बनाएंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे, उनसे बातचीत भी होगी और इसके बारे में लोगों से आकलन भी किया जाएगा और उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। तो लोगों की आवाज उठाने की जो उन्होंने बात कही वो इस पर पक्ष पे थी कि लोगों की आवाज उठाई जाएगी, उनको एक जाना जाएगा। जैसे कि अब उन्होंने एक ये भी उसमें कहा कि लोगों तक उनकी आवाज को पूछा जाएगा, उनके जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने इस आज के भाषण में इस चीज में कही। तो क्या अभी तक लोगों की आवाज तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे थे? लोग क्या चाहते हैं? बेसिकली जो 4 इलेक्शन हुए, मैंने जैसे कि पहला कहा, जो 4 इलेक्शन हुए उसमें लोगों की जो जन भावनाएं थी, जो लोगों के बीच में हम काम कर रहे थे, हमने कितने काम किए, उन्होंने पहले अपना सारा बताया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इतने काम किए, लेकिन जो जन भावनाओं के बीच में जाके जहां हमारी कोई कमी रह गई हम उसको पूरा करेंगे। मार्केटिंग तो, आप ठीक है उपलब्धियां गिना रहे, लेकिन लगता है कि आप उपलब्धियां जो हैं वो जितनी जो बात क्या इतनी बिगड़ चुकी है कि आपकी उपलब्धियां जो आप गिनाई जा रही है वो काम करेंगी? नहीं, बेसिकली उन्होंने यही बात कही कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अब जो उन्होंने एक उदाहरण सा दिया, मार्केटिंग कर रहे हैं, विपक्ष ने कहा आप ही कर लो। देखिए, मार्केटिंग करके पार्टियां नहीं चलती, मार्केटिंग करके आप एक बार अपना एजेंडा ला सकते हैं। हम कांग्रेस जो है विकास के काम के ऊपर, कांग्रेस जो है अपने जितनी उन्होंने उपलब्धियां दी, 10 साल की जो काम किए, लोगों के बीच में गए, नरेगा लाए, ये उन्होंने एक बात और कही ये जो उपलब्धियां गिनाई जा रही है, क्या मार्केटिंग नहीं है? नहीं, मार्केटिंग नहीं है ये। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे उनको ये बात बताई कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग समझे इस बात को कि आप इससे ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी में काम करें और इससे बढ़ चढ़ के आगे करेंगे और लोकसभा चुनाव में हम पूरी जीत लेके आएंगे वीर कुमार जी, और अपनी सरकार दोबारा से रिपीट। वीर कुमार जी, विपक्ष की मार्केटिंग शानदार है, वो गंजों का हेयर कट कर रहा है, ये कहा। वास्तव में एक बात हमें माननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें कही। महंगाई रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाए, रोजगार दे नहीं पाए। आम व्यक्ति तो इससे जुड़ा हुआ है। आज राहुल जी क्या बोल रहे हैं, भुक्तभोगी तो आम व्यक्ति है और आम व्यक्ति तीनों इन पॉइंट से पूरी तरह प्रभावित था। दूसरी बात, आज ऐसा तो नहीं कि आप लोग की मार्केटिंग ज्यादा हावी हो रही है? मार्केटिंग ये सच्चाई ना, आम व्यक्ति प्रभावित किससे? महंगाई से। अब महंगाई के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, चुप्पी साध लेते हैं। आम व्यक्ति कहां प्रभावित है? भ्रष्टाचार से। रोजगार युवाओं को दिया नहीं, और तीनों स्वीकारोक्ति किसने की? प्रधानमंत्री जी ने की। और इससे बात, आज राहुल जी कहते हैं कि हम सिलेंडर देंगे। भाई बंद किसने किए थे? अभी जैसा संजीव ने कहा, इन्हीं की सरकार ने तो बंद किए थे। तो जो बातें आज मार्केटिंग ये करना चाह रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, क्योंकि सत्यता से दूर हैं। सच्चाई ये है कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी हर मोर्चे पर फेल हुए। 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, कर नहीं पाए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा देंगे। यानी आजाद भारत में पहली बार एक ऐसी केंद्र की सरकार है जिसके 6 मंत्री जेल में, सीटिंग मंत्री, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये इस प्रकार से जो सारा खेल चला, तो ये पूरी तरह से कांग्रेस फ्लॉप हुई। और राहुल गांधी जी, आप देखिए, मंत्रिमंडल फैसला करता है, संवैधानिक दृष्टि से मंत्रिमंडल का फैसला मान्य होना चाहिए। मंत्रिमंडल फैसला करता है और राहुल जी कहते हैं व्हाट इज नॉनसेंस, उसको फाड़ देते हैं, कितना अपमान करते हैं। तो इससे पहले भी तो राहुल जी थे। मुझे आज भी याद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सेम यही भाषा राहुल जी की थी, और लोग कहते थे, खासकर हमारे केवल जी जैसे मित्र है कांग्रेसी, कि अब राहुल जी ने कमाल संभाल ली है, अब राहुल जी देखना टिकटें कैसे बांटेंगे। ये कि ये भाषा उत्तर प्रदेश के चुनाव में थी, लोग भूले नहीं है। अब ये चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। जाने से पहले अजय जी, लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे राहुल गांधी अब जहां पर खड़ी है इस वक्त पार्टी? नहीं, ये तो जितने राजनीतिक दल हैं उनका अपना अधिकार भी है कि इस समय जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं आए। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस की सोच ये है कि हमने जो भी वो उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनको शायद लगता है कि ये हमारी जनता तक पहुंची नहीं है और हम जनता के पास गए नहीं है। उनको अपनी खामी नज़र आ रही है, उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए ये आज का जो भाषण है बिल्कुल उसको मद्देनजर रख के बनाया गया है। उनकी सोच ये है कि इसीलिए लोगों ने हमें नकार दिया, या इसीलिए लोग बीजेपी या किसी तीसरी दल को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है जनता के पास ना पहुंच है, ना हमारा उनसे मेलजोल है, ना ही हमारी उपलब्धियां उनके पास पहुंचे। उपलब्धियों के दम पर कांग्रेस की नैया पार लगेगी?
देखिए प्रॉब्लम है महंगाई और भ्रष्टाचार, और महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जो है ऑनेस्ट नहीं हो सकती है, और किसी की सरकार ऑनेस्ट नहीं हो सकती। दोनों पार्टियां होर्डर्स और कॉरपोरेट कंट्रोल में हैं, और वो अपने हिसाब से बाज़ार को चलाते रहेंगे। और ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सब्जियां, और जिसकी बात ये कर रहे हैं और जिसके कारण जनता त्रस्त है, उसको लेकर ना भाजपा वाले ईमानदार है ना कांग्रेस वाले ईमानदार हैं, क्योंकि दोनों जगह जो एक स्पेसिफिक लॉबी है जो सरकारों को भ्रष्ट करती है। आम जनता के सामने फिर क्या विकल्प है? आम जनता के सामने क्या विकल्प है? वो तो देख रहे हैं कि एक विकल्प दिल्ली में दिखा था, लेकिन वो भी परेशान, अब वो भी लड़ भिड़ रहे हैं। तो आम जनता तो बेचारी फंसी हुई है, वैसे ही घूमती रहेगी। अब एक विकल्प दिल्ली में देखा था, वो 10 दिन में लग रहा है कि आपस में ही 77 में तो चरण सिंह को और राजनारायण को लड़ते हुए बहुत टाइम लगा था। बीपी सिंह के टाइम में लालू नीतीश बहुत बाद में लड़े, 10 दिन में ही लड़ने लगे हैं। तो आम जनता को तो अभी देखिए एक चलेगा, अभी ये परिस्थितियां चलेगी। हो सकता है कि ये विकल्प है कि आप अफेक्ट है वो बाकी पार्टियों पे दिखे और उसका असर कुछ होगा। आम आदमी पार्टी का वक्त खत्म हो गया। देखिए जो मैं 1 मिनट में अपना बोलूंगा। देखिए जो सब्जियों की बात की ही, हरियाणा ने इस पे नंबर 1 पहले शुरुआत की है। टैक्स इन्होंने कम कर दिया बदलाव आ रहा है और इसके लिए टैक्स कम कर दिया गया है, और इसको हम पूरे फौरी तौर पे ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए बदलाव। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में। टैक्स की कमी से कोई नहीं होगा। देखिए उससे थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। आपने टैक्स कम कमी कर दिया भार पड़ेगा। ये भी एक सवाल है इस पर भी। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो टैक्स की उन कमी से तो सरकार को घाटा हो गया। उधर कैसे आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। 100 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है, वो कर रहे हैं। हम पहले ही हम 1 घंटा चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इस पर भी फिर कभी चर्चा करेंगे। शुक्रिया आप सभी का। देखना होगा कि अब आज राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाएगा, और बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस ने हार पहले ही मान ली है, क्या कुछ होता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, उसके नतीजों का इंतजार रहेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।